नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आज एक बार आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ और आज एक ऐसे कॉमन मैन के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको उनको साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वो हैं मिस्टर राजेंद्र शर्मा। एक्चुअल में वो मेरे रिलेशन में मेरे मामा जी लगते हैं, सबसे बड़े मामा जी हैं और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा लाइफ़ में। और इसके बाद में आज वो रिटायर्ड हैं और उसके बाद में आज वो क्या-क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपसे शेयर करेंगे और साथ में उनकी लाइफ़ की जो जर्नी रही है, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आइए जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इंस्पायरिंग रहे हैं और आगे लाइफ़ में और क्या करने का प्लान है। तो नमस्ते मामा जी, आप कुछ नमस्ते अपने बेटा, बारे में बताइए, आशीर्वाद। कैसे आपका स्टार्टिंग रही लाइफ़ की और कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? लाइफ की स्टार्टिंग इन जनरल जैसे सभी की होती है। सभी बच्चे जो बच्चे होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, फिर बचपन होता है। तो बचपन तो हमारे रिस्पेक्टेड फादर के साथ ही हम लोग जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता रहा वहाँ घूमते रहे। फिर कॉलेज लाइफ शुरू हुई। कॉलेज लाइफ में अपने हिसाब से चलता रहा सब, पढ़ाई लिखाई जो कुछ है जैसे ही। देन आफ्टर जॉब की शुरुआत हुई। तो बस उसके बाद फिर एक फ़ेज़ में जॉइन किया, एक फ़ेज़ में आकर रिटायरमेंट हुआ। यही ज़िंदगी रही अभी तक की। तो इसमें सबसे पहले एक बात बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है कि जब आप यंग एज में थे, किस तरह से अपने लाइफ को मोड़ना चाह रहे थे या कुछ ड्रीम बनाया था? या फिर सिंपल वे में जैसे एक सोच होती है कि फादर ने जो काम किया उसको आगे बढ़ाते हुए हम मैं भी अपनी जॉब करूँ, अपनी फैमिली चलाऊँ, ऐसा कुछ था या कुछ ड्रीम भी था, उसको लेके चलना चाहते थे और वो कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ? हाँ, शुरू में जैसे हर बच्चे की कुछ अपनी प्लानिंग होती है, कुछ अपनी इच्छाएँ होती हैं कि जिस तरह से हम लाइफ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद वो दौर ऐसा था कि जब बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन पूरा करने के लिए जो गाइडलाइंस चाहिए होती थी, आई फ़ील दे वर नॉट प्रॉपर इनफ। तो हर बच्चे के सामने ये रहता है कि भई जितना वो अपने से जान पाए या अपने कलीग से समझ पूछ पाए या इस तरह की फ्रेंड सर्किल में हो कि जिससे बात हो कि आपको पता लगे कि आगे क्या करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से कुछ इस तरह की सोच रही कि बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट शुरू में ये रहा कि नहीं भाई मेडिकल फील्ड में जाना है तो सीपीएमटी की तैयारी करो, उसके लिए दो। फिर ये हुआ कि भाई अगर मान लीजिए बाय द वे आप इस लाइन में नहीं चल पाए, नहीं उसमें सक्सेसफुल हुए, तो आपको साथ में क्या होगा कि साथ में कुछ और करिए। तो उसके बाद फिर उसी के साथ एक एलएलबी की डिग्री भी लिया। ये अलग बात थी कि एलएलबी में मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, तो उसके नाते भी बहुत से लोगों की ये अलग रुचि रही कि जो मेरे साथ के जानने वाले थे सब यही कहें कि वो नहीं, वो आपको तो इसमें जाना चाहिए। लेकिन फिर कुछ मैं समझता हूँ शायद तैयारी के दौरान ही मैं उस दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए मैं गया था, एलएलएम कर रहा था। उसी बीच बैंक के एग्ज़ामिनेशंस हुए, बैंक में सिलेक्शन हो गया। तो जैसे एक मिडिल क्लास की एक अप्रोच होती है कि आदमी और बड़े लक्ष्य के लिए फिर आगे थोड़ा-सा ये महसूस करता है कि नहीं ये जॉब कर लें, उसके बाद फिर जो है इसको छोड़ के दूसरी कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ शायद ऐसा हो नहीं पाता है। आदमी फुल्ली डिवोटेड हो उसके लिए। और बैंक की जॉब में भी मैं जैसा सोचता था कि शायद थोड़ा ईज़ी लाइफ़ होगी तो आप उसको कर पाएँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी जॉब अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हैं तो 10 टू 5 के अलावा इतना दबाव हो जाता है कि शायद आप उससे बेटर और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कठिनाई होती है। तो ये भी एक फैक्टर रहा। बाकी ये उस टाइम में गाइडेंस क्या था? मतलब जब आपके पास में कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि हर ब बच्चे के एक दिमाग में रहता है उस टाइम में कि वो जिस रास्ते को पकड़ने वाला है, वो उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। उस टाइम में आपका गाइडेंस क्या हुआ हुआ करता था? मतलब नाना जी होते थे या फिर और कोई और आपके नहीं, अध्यापक? गाइडेंस में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो गाइड करने वाला हो, पहले तो उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, जो हम समझ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, वो पहले उनको गलत लगे कि नहीं आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से ऐसा करिए। तो वो बात नहीं थी। वो अपने हिसाब से जितना वो समझते थे ज़िंदगी को, उस हिसाब से उन्होंने भी अपनी ओर से बेटर समझा कि हाँ ठीक है, अभी जो कर रहे हैं, वो आप करिए। तो उसके बाद फिर जो है एक जो सोच ये बन जाती है कि मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें सैटिस्फाई होने की स्थिति है अगर, तो इवन कि जब मैंने बैंक का इंटरव्यू दिया था तो उस वक़्त भी जो है वो हमारे इंटरव्यू का ये सवाल था कि अगर आप के पास ये डिग्रीज़ हैं तो आप क्यों बैंक में अप्लाई कर रहे हैं? तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे रीज़न समझ में आता था
क्योंकि निश्चित रूप से या तो आप जुडिशरी में एज जुडिशरी मेंबर कहीं चढ़ जा अपॉइंट हो जाते हैं कि म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट या इससे स्टार्टिंग दौर होता है, तो बेटर है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं या उसमें आप नहीं सोच पाए, और उसके पहले ही सिलेक्शन मेरा उसमें हो गया था बैंक में, इसलिए एक फैक्टर ये आया कि शायद बैंकिंग के अलावा अगर मैं जॉब छोड़ के कुछ करता हूँ तो ऐसी पोजीशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि एज ए लायर अगर आप सोचिए तो लायर के शुरुआती पीरियड बहुत टफ होते हैं, उसको एक लंबा समय बीत जाता है एडजस्ट होते हुए। और शायद बैंक की नौकरी में सबसे बड़ा चार्म यही था कि जिस दिन ज्वाइन किया आपने उस बार 30 दिन पूरे होंगे तो आपको सैलरी हाथ में आएगी। ये एक फैक्टर होता है, और शायद ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर कई बार हो जाता है आदमी के लिए कि आदमी जब सोचता है कि नहीं हम सेल्फ को सेटल करना चाहते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो ये भी एक कारण होता है जब आप निर्णय किसी इस सोच के तहत लेते हैं कि मुझे पहले ये एक जॉब ये है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इतना आप सोचेंगे क्या करना है। ये एक फैक्टर होता है। और जैसा कि मैं समझ पाता हूँ मामा जी का लाइफ के 3 पार्ट मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व जो किया है। पहले पार्ट में ये बहुत ही अच्छे, जैसे कहते हैं पुत्र कह लीजिए, रहे। नाना जी हर चीज से डिस्कस करके और साथ में कंधे पे कंधा मिला करके नाना जी ने हर काम किया है मामा के साथ में। और उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जब इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, शादी हुई और उसके बाद में ऑफिस जाना शुरू किए, घर संभालना शुरू किए, उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया, जिसकी वजह से वो भी इंस्पायरिंग लाइफ बनी। जो सेकंड पार्ट आता है जिसमें उन्होंने जॉब किया, बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा किया और सेटल्ड भी सबको किया। और उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जो और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होता है कि जब इंसान, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, जब इंसान ये सोचना शुरू करता है कि ठीक है अब तो मैं रिटायर हो गया, सब कुछ काम कर लिया, अब चलो बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और समय का वेट करते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे, इसकी वजह से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में और बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई कि हम लोग अभी यंगस्टर होकर के हम लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं और बहुत कुछ करने का सोचते हैं। और मामा जी के अंदर ये चीज इंस्पायरिंग रही कि वो 2 पारियां कंप्लीट करने के बाद तीसरी पारी में भी वो उसी एनर्जी के साथ में रेडी रहे। तो उसके बारे में भी जानते हैं कि जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके पास में ये एनर्जी आई कि आप सब कुछ से सेटिस्फेक्शन लेने के बाद में भी फिर आपने कहा नहीं अभी रुकने का समय नहीं हुआ है। कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं और लोगों से आपकी एज? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ज़िंदगी में, पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी जॉब किन शर्तों पे की है, किन उसूलों के साथ आपने ज़िंदगी शुरू की थी। फिर उसके बाद आपके ऊपर भी देखिए हर जॉब में स्ट्रेस होता है, हर जॉब में उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, परिवार को भी आपको मैनेज करना होता है। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बीइंग ए बैंकर हमेशा से मैंने एक चीज़ महसूस किया कि कभी हमको फंड्स की कमी नहीं हुई। फंड्स की कमी इन द सेंस कि जिस चीज़ के लिए आदमी को लगता है कि नहीं थोड़ा कोई रॉन्ग राइट इस तरह का ऐसी अप्रोच दिमाग में आए, उससे हम हमेशा बरी रहे। हमको हमेशा एक चीज़ ये लगा, पहली चीज़ तो बैंक की सैलरी ही इज़ मोर देन रिक्वायरमेंट है मेरी, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये चीज़ होती है, ये इंसान को एक स्ट्रेंथ अंदर से देती है कि आई एम ऑनेस्ट इन ऑल माय रिस्पेक्ट। तो ये जो चीज़ होती है ये आपको हर जगह बल देती है और आपको अपने काम में एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है अगर आप ऑनेस्ट हैं, कि आपको ये लगता है कि नहीं मुझे कोई बाहरी चीज़ किसी भी रूप में दबाव डाल के कुछ नहीं करा सकती। ये इस चीज़ को मैंने हमेशा महसूस किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथी जितने और इस कलीग्स थे दे वेर फुल्ली ऑनेस्ट। कहीं न कहीं मैंने महसूस किया बहुत से लोगों के बारे में पर्सनली भी हमको पता लगता था कि दे आर डिसऑनेस्ट बाय नेचर, और अपनी-अपनी, लेकिन सबकी अपनी सोच अप्रोच है। मैं शुरू से किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा रहा कि जिसमें बहुत कुछ मुझे लगता था जन्म, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, कर्मफल क्या चीज़ें हैं, दुनिया भर की सब चीज़ें जो दिमाग में आती गईं। ये ज़रूर है कि स्पिरिचुअलिटी में भी साथ में एक चीज़ ये चलता है कि आज जो हम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कभी अच्छे कर्म के रूप में, अच्छे फल के रूप में, अच्छे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने हमेशा आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आदमी को कहीं न कहीं एक ये ताकत देती हैं कि जो आज करो इसको विचार करके करो, सोच समझ के करो कि आज जो कर रहे हो वो कल फिर लौटेगा, तो आपको उसके लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो सोचने का आदमी के लिए जो एक विषय है, वो यही है कि आदमी, हमारे उपनिषदों में एक चीज़ बताई गई, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग वो है जो आपके लिए उचित है, प्रेय मार्ग वो है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इन लॉन्ग रन दैट विल बी अनकंफर्टेबल टू यू। ये सबसे ज़रूरी चीज़। जैसे कोई आदमी अंधाधुंध
शुगर खाता जाए, मिठाई खाता जाए, उसके बाद एक समय के बाद डॉक्टर उसको डायग्नोज करेंगे, नाउ सर यू आर पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, तो आपको मीठा वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये प्रेय मार्ग हो गया। हाँ, और श्रेय मार्ग ये है कि आप शुरू से ही अपने को इतना कंट्रोल रखिए राइट। कि भाई हमें जो है जो खाना है उस उतना ही खाना है, लिमिटेड खाना है। तो इसका एक आपको लाभ मिलेगा कि आप होल लाइफ उसका एंजॉयमेंट करिए, कभी आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं भाई नाउ वी हैव बीन एब्सटेंट फ्रॉम दैट थिंग, आप उससे रोक दिए गए हैं, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा फलसफा होती है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान शुरू से रखते हैं अपने करियर में भी, अपनी जॉब में भी, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में, क्योंकि हमारे तमाम ग्रंथों में एक चीज़ कही गई कहीं कि वो दरिद्र, दरिद्र कौन है? ये आज शंकराचार्य जी का कहना है कि आवश्यकताएं सबकी लगातार बनी रहेंगी, आप कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, ना उसको पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकेंगे। आपके पास जो है पहली चीज़ तो आप यू शुड हैव टू एंजॉय दैट थिंग, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में हमेशा बना रहेगा कि ये हमारे पास नहीं है। जो आपके पास है आप उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, और कभी भी जो बाहर की तृष्णा है वो आपको हमेशा ये एहसास कराती है कि ये आपके पास नहीं है। अगर आप ये सोचें, सबसे पहले दिमाग को अपने ये मैसेज दें कि हमारे पास क्या क्या है। जब क्या क्या है जोड़ना शुरू करेंगे और उसमें सेटिस्फैक्शन होगा, तो निश्चित रूप से आपको बाहरी दबाव आराम से आप उससे पार हो जाएंगे, कहीं उसमें कोई आपको असुविधा नहीं होगी। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि नहीं ये हमारे पास नहीं है, तो जो आपके पास है उसकी कीमत आप भूल जाते हैं और उसकी तरफ आप देखना बंद कर देते हैं, और फिर बाहर की दुनिया में आप दौड़ते रहिए और उस दौड़ का कोई अंत कभी नहीं कम है। नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये जैसे उसमें एक सवाल आता है कहीं कि दरिद्र कौन है, आज शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वो दरिद्र है, तो उसका उत्तर भी दिया उन्होंने कि यश विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल हो वही दरिद्र है। दरिद्र का कहीं ये नहीं मतलब है कि उसके पास कुछ है कि नहीं है, उसके पास जो है उसकी भी उसको एहसास ही नहीं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टू एंजॉय योरसेल्फ विद योर अवेलेबिलिटीज़, जो आपके पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन दिमाग को करिए। और दूसरी चीज़, यूँ रोज़ फ़ोन बदलने की आदत हो, रोज़ बाइक बदलने की आदत हो, रोज़ कार बदलने की आदत हो, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि कंपनियों का भी जो बिजनेस है वो इसी पर डिपेंड करता है कि अगर एक मॉडल दिया, अगर अगले मॉडल में उसमें सुपर नहीं जोड़ेंगे तो वो अगला कौन खरीदेगा उसको। तो इसलिए हर चीज़ के साथ ये चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूटिलाइज योर गुड्स इन प्रॉपर मैनर, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करिए। जब तक उसको ये लगता है आपको कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से यूज़फुल है, आपके पास ज़रूरत हो अगर 32 GB के फ़ोन की, तो आपको 800 GB का फ़ोन रखने का कोई मतलब नहीं है। ज़रूरत जितने की है उसके हिसाब से आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट हमारी अब हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही, देन यू शुड लीव इट। तब आप सोचो कि हमें इससे बेटर हमें लेना है, वरना तो ये फिर तृष्णा आपको दौड़ाती रहेगी, आप दौड़ते रहिए उसी में, आपको लगता रहेगा कि हाँ भैया अभी तो मेरे पास ये नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आपके लाइफ में फेलियर्स भी आए होंगे, कुछ सक्सेस भी आपने देखी होंगी, तो फेलियर्स के टाइम में आप कुछ ऐसे फेलियर्स आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहें कि लाइफ में फेलियर हुआ, उसके बाद आपकी भी मनोस्थिति कुछ चेंज हुई और फिर उसके बाद आपने संभाला और उस मिस्टेक को आपने अपना एक लर्निंग बना ली, क्योंकि ये ज़रूरत है आज के यंगस्टर्स को कि वो अपने मिस्टेक से कैसे सीखें, अगर याद आता है तो। नहीं, उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत पहले से ही मुझे एक चीज़, ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद आपके अपने नियंत्रण में एक सीमा तक ही है, उसके आगे निश्चित मान लीजिए कि वो आपकी इच्छा से नहीं होता है वो दूसरे की इच्छा से। और दूसरा माने कौन? वो सुप्रीम पावर जो सब कुछ करती है। क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि जब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत ईशावास्यो कहता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, जो सब कुछ है वो करने कराने की व्यवस्था से लेकर और सब जगह उसी का जब अंश मौजूद है। तो जब कभी भी इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आई, ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्सिटीज़ नहीं रही, परेशानियाँ नहीं रही, लेकिन उन सबके बावजूद एक चीज़ ये लगता था कि कहीं न कहीं ये हो सकता है हमारे बेटरमेंट के लिए ही हो। और ये जो फीलिंग होती है, ये पहली चीज़ तो आपको उन चीज़ों से लड़ने के लिए ताकत देती है। आपको ये लगता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है इसमें भी मेरा कोई कल्याण ही है। आज नहीं पता लग रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद दिखाई पड़े। और मैंने इस चीज़ को बहुत बार महसूस किया है कि शुरू में परिस्थितियाँ कठिन लगीं, ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ बहुत कठिन है और कैसे उसमें हो पाएगा ये। लेकिन बाद में वो चीज़ मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी, मुझे लगा वाह! ये तो मैं जानता ही नहीं था कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए ही है। लेकिन मन में कहीं न कहीं ये विश्वास था कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे लिए कल्याणकारी ही है, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है।
क्योंकि बहुत पहले मुझे कभी मैंने पढ़ा था वो गालिब का एक शेर कि कभी कभी किसी ब्रांच में पोस्टिंग हुई तो किसी से कोई विवाद हो गया तो उसने कहा मैं आपका ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है तुम्हारे ट्रांसफ़र बस के हमारा ट्रांसफ़र नहीं है। हाँ, एक लाइन में खाली ये कहूँगा, बहारें आई आए खिज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी हाँ, चले। करेक्ट। मैं अपनी खुशी से नहीं आया हूँ, हाँ, किसी ने हमें बाकायदा ऑफिशियली ऑथराइज़ करके भेजा है कि यू हैव बीन असाइन्ड फॉर सो एंड सो जॉब। हुँ, तो जब वो चाहेगा तो हम हट जाएँगे, हुँ, लेकिन उसके भी चाहने की तमाम शर्तें होती हैं। हुँ, करेक्ट। वो जब चाहेगा तो उसके चाहने के लिए वो हमारे बारे में जानेगा कि कैसा मैं हूँ, क्या मेरा काम है, किस तरह मेरा काम के तरीके हैं। तो उसके बाद अगर वो, और मैं इस बारे में बहुत भाग्यशाली रहा कि हमेशा टॉप मैनेजमेंट ने भी मुझे इस चीज़ को, कई बार तो ये स्थिति होती थी कि ही इज़ पोस्टेड देयर, नो प्रॉब्लम। नहीं, मतलब टॉप लेवल का ऑफिसर्स भी जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते थे कि अगर वो वहाँ है और उसने ये किया है तो ठीक किया होगा, उसमें फिर कोई सवाल हमारे जब, क्योंकि एक ऐसा उन्होंने अपनी ओर से जब कभी भी देखा तो पाया कि हर चीज़ को वेल इन टाइम, क्योंकि हम लोग समय में बहुत चीज़ें ऐसी होती थी बैंकिंग में, चाहे बैलेंसिंग हो, स्टाफ अकाउंट स्टेटमेंट्स हो, ये सब सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ों के बाद भी मैं इतना डिवोशन से जॉब करता था कि ठीक है बैंक आवर्स के बाद भी चपरासी भी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन अगर कराना है, बैलेंसिंग होनी है, तो किसी भी कीमत पर उस बैलेंस टेक डाउन करना, खुद खुद बड़े-बड़े रजिस्टर होते थे, उसमें बैलेंस उतारना। तो पहले तो कंप्यूटर नहीं होता था ना? पहले कंप्यूटर होता नहीं था, तो मैनुअल बैंकिंग थी पूरी। तो मैनुअल बैंकिंग में सबसे कठिन काम बैंक मैनेजर के लिए होता था बैलेंसिंग अप टू डेट रखना है, क्योंकि उसी से ही आप फ्रॉड पकड़ सकते हो। नहीं पता लगा कोई बोगस एंट्री किसी लेजर में हुँ, हो गई, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारी बुक्स जो है वो टैली कर रही हैं स्टेटमेंट से कि नहीं। हुँ, तो उस वक़्त बैलेंसिंग ही एक रिकॉर्ड होती थी, जो हर अकाउंट का डिटेल हमारे पास होता था कि इस अकाउंट में जितना ट्रांज़ैक्शन हुआ, वो वाउचर वाइज़ उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हुँ, तो वो काम अर्जेंट होता था और उसमें जो भी ब्रांच डिले करती थी, माना जाता था कि उसका मैनेजर फिसड्डी है, हुँ, हुँ। वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ हमने हमेशा अपडेट रखी। हुँ। फिर जब से कंप्यूटराइज़ व्यवस्था हुई तब से तो सब तो सुखी कंप्यूटर में भी आपने अपना सब ट्रेनिंग प्रॉपर लिया और प्रॉपर तरीके से सारा मैंने भी पहले फ़िनाइकल आया, फिर पहले बाईपास आया, फिर उसके बाद फ़िनाइकल आया, तो सब कुछ हुआ उसी तरह से। मैं कंप्यूटर शिफ्टिंग में भी तमाम जगहों पे, मतलब जो बाईपास का अपलोडिंग हो रही थी, वो सारी चीज़ों में फिर फ़िनाइकल आया, फ़िनाइकल की ट्रेनिंग भी हम लोग को बैंक ने कराई। फिर उसके बाद उसके लिए भी मैंने तमाम ब्रांचेज़ को टेक ओवर करके उनका वर्क कराया और उनको सबको लाइव कराने में भी पूरा बैंक का जो भी सहयोग होता था। बैंक ने भी अपनी ओर से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पद, विजिलेंस से लेकर एचआर तक सारे काम हमको दिए। बस खाली एक चीज़ मैंने महसूस किया कि वो एक जो विश्वास होता है आदमी का अपने स्टाफ के लिए, कि अगर उस व्यक्ति को हमने ये दे दिया तो फिर उसमें हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने में कंप्लीट होगा। हुँ, ये विश्वास मैंने हमेशा बनाने की कोशिश की और इस चीज़ का मैंने खुद भी सम्मान किया हुँ, कि पहली चीज़ तो आपका करियर अनस्पॉटेड होना चाहिए, हुँ, किसी को एक जगह भी कहीं उँगली रखने की गुंजाइश ना हो। हुँ, और ये चीज़ मैं समझता हूँ शायद आपके लिए भी बेटर होती है हुँ, और आपके लिए एक ऐसा कवच होती है हुँ, कि हमेशा कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कोई निर्णय लेगा तो उसके पहले विचार कर लेगा कि हम किसके बारे में निर्णय ले रहे हैं, वो बंदा है कैसा। हुँ, ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हुँ, वहीं पर एक जब सिस्टम करप्ट होता है, अच्छा मुझे कुछ, ये मैं भी सौभाग्य मानता हूँ अपना कि मुझे जो भी मतलब हमारे सीनियर अधिकारी मिले, दे वर डेड ऑनेस्ट। हुँ, कभी मुझे किसी बेईमान के साथ काम करने का मौका भी नहीं लगा। हमें लगा कि मेरा पूरा क्लाइमेट ऐसा सुंदर रहा कि वो, हो सकता है ईश्वर की कृपा ये भी रही हो। हो सकता है कोई, मैं समझता हूँ, डिसऑनेस्ट ऑफिसर मेरे साथ होता, मेरा बॉस होता, तो वो मुझसे अपेक्षा करता, मैं उसकी अपेक्षा पे एकदम फेल हो जाता, तो निश्चित रूप से हमारे उसके डिफरेंसेस होते। तो वो चीज़ हमारे लिए, लेकिन ये संयोग रहा कि मैं जिस भी पार्ट में रहा बैंकिंग के, दे वर फुल्ली ऑनेस्ट। कहीं उसमें खुद अपनी जगह से ही वो इतने ईमानदार थे कि उनके साथ काम करके आपको खुशी मिलेगी। नहीं, अच्छा है। मुझे मुझे एक ही चीज़ शुरू से नहीं समझ में आता है कि आपने ये ऑनेस्टी का कॉलर पकड़ा कैसे? आप तो वो आप मुझे तो लगता स्टूडेंट है, बन के मैं गए थे नहीं, वहाँ मैं स्टूडेंट बन 20 के साल गया की था। उम्र में। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है कि ये जब चीज़ें वैल्यूज़ आपको अपनी लाइफ से ही समझ में आती हैं। वही आश्चर्य की आपको बात। आपको नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। आप इन सब चीज़ों को भी वैल्यूज़ कहीं से सीखते हैं। हुँ, हमारे आदरणीय बाबा जी जो थे, हाँ, अच्छा। वो जो है यहाँ जूनियर हाई स्कूल में टीचर थे। टीचर के तौर पर मैंने उनकी वैल्यूज़ को महसूस किया कि अपने बच्चों पर कोई आश्रित ना होना, और टिल डेथ, उसके डेथ के 6 महीने पहले तक वो ट्यूशन कराते थे, ट्यूशन हुँ, पढ़ाते थे। हुँ, और ट्यूशन के पढ़ाने के बाद किसी बच्चे से, अपने 2 बेटे थे, उनके दोनों काबिल थे, सक्षम थे, गज़टेड ऑफ़िसर थे हमारे पिताजी। उसके बावजूद बाबा जी ने कभी किसी से पैसा लिया नहीं। ये लोग ज़बरदस्ती दे दें तो दे दें अपनी ओर से कि नहीं ये आप रखिए, आप रखिए। लेकिन वो हमेशा कहते थे, बेटा ऐसा है हमारे वेदों में कहा गया है, जीवेत सरदा शतम, 100 साल जियो लेकिन कर्म करते हुए जियो।
तो कर्म करते हुए जीने की जो व्यक्ति की इच्छा होती है, उसका वो साक्षात उदाहरण थे। मैंने महसूस किया कि पैर में खड़ाऊँ पहन के उनके साथ जो रखने के रहने की व्यवस्था थी, जो तख़्त पे सोने की व्यवस्था थी, उसका मैंने जीवन में हमेशा ही महसूस किया कि वो एक मेरे लिए वो पीरियड था, जैसे कोई गुरुकुल में रह के आदमी समझे, बढ़े ज़िंदगी में। वो मैंने उनके साथ जो 3-4 साल का पीरियड बिताया, वो मेरे लिए बहुत कीमती रहा। तो ये बात अभी तक आपने बताई नहीं पूरे कहानी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मामा जी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि जितने भी एल्डर्स रहे हैं, उनके साथ में अपने 20 साल की उम्र तक इन्होंने ऐसा समय बिताया है, लोगों से उनकी जो पुराने लोग थे, उनकी वैल्यूज़ इन्होंने ली है, सीखी है। जैसे बताया बाबा जी का इन्होंने वैल्यूज़ समझी, क्या होता क्या है। एक्चुअल में वो चीज़ पिताजी से नहीं आती, जो बाबा जी से इन्होंने लिया। तो इन्होंने सबसे थोड़ा-थोड़ा निकाला। क्यों निकाला? क्यों निकाल पाए? क्योंकि इन्होंने अपने एल्डर्स के साथ में टाइम बिताया, जो हम लोग आजकल नहीं बिताना चाहते हैं या फिर बोरिंग समझते हैं। आज की जनरेशन जो जनरेशन जी है 2000 के बाद में जो पैदा हुए लोग हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए, कहाँ पर ये काम आती है। बाबा जी आए, उन्होंने अपनी वैल्यूज़ बनाई, उसके बाद इनमें ट्रांसफ़र की और ये काम आई इनकी पूरी लाइफ़ में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। इसी वजह से मैं आज मामा जी के साथ बैठा हूँ। शायद हम लोग ने कभी ऐसे बैठ के बातें नहीं की, लेकिन वो आज समय है कि जहाँ पे मैं बात कर पा रहा हूँ। ये भी एक तरह का ट्रांज़िशन है और ये ट्रांज़िशन को मैं आप तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक एक ज़रिया है जिससे मैं आप लोग तक पहुँचूँ। तो अभी मैं इस बात को थोड़ा कंसाइज़ करता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो यंगर जनरेशन है, उनको आप किस रास्ते पे आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग मतलब आपको लगता है कि वो ठीक रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, अच्छे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आप क्या उनको एक ये लर्निंग देना चाहते हैं अपने तरफ से जो आपने देखा अपनी लाइफ़ में कि उनके लिए वो अच्छा हो और वो कुछ और अच्छा बेहतर कर पाएँ? इसमें 2 चीज़ें मैं सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस दौड़ में हैं, उस दौड़ में दौड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी जगह आप आज बेटर हों और उससे बेटर होने की कोशिश करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। लेकिन उसके करने के साथ ही आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए हमेशा कि वैल्यूज़ से अपने सम कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना हो। वैल्यूज़ में डिसऑनेस्टी ना हो, क्योंकि एक लॉन्ग रन का जो आप किसी के साथ कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, इवन कि आप समझ लीजिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो जो दुनिया का सबसे बेईमान आदमी भी होता है, वो अपने साथी से ईमानदारी की अपेक्षा क्यों करता है? खाली इसीलिए करता है, क्योंकि उसके मन में भी ये मैं जो कह रहा हूँ, ये कोई भी आदमी अपने दोस्त को कायर नहीं महसूस, वो चाहता है उसका दोस्त बहादुर हो, उसका दोस्त कायर ना हो कि कभी उसको कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले वही भाग ले। मेरा मानना हमेशा ये है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो अच्छे अच्छी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो व्यक्ति में वीरता का गुण हो, चाहे वो उसकी ईमानदारी हो, चाहे उसमें जो भी तरह की जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो सब आत्मा का गुण है। वो व्यक्ति जो है नकली गुण बाहर से ओढ़ता है। आत्मा का गुण जितना है, वो सब जितनी अच्छाइयाँ हैं, कुछ भी जो भी कुछ अच्छा है, वो सब आत्मा का गुण है। और वो ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली सबको प्रिय है। सबको मिली। सबको मिली भी है और सबको प्रिय भी है, सबको अच्छी वही लगती है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसका लड़का जो है बेईमान हो, उसका कोई साथी चोर हो। तो हम क्यों ना अपने अंदर वो सारी ट्रिक्स पहले से रखें, वो सारे गुण हमारे अंदर पहले से रहें, वो अपने जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके साथ ऑनेस्ट रहें, जिसके साथ हमारे रिलेशन हो वहाँ भी हम ऑनेस्टली रिलेशन बनाएं। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ आपके स्वभाव का हिस्सा हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली कहीं गलत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो हमने अगर आज ये किया तो हमने सोच विचार के किया और एकदम ठीक किया है, इसमें मुझे कोई गुंजाइश और नहीं थी। और दूसरी चीज़, कोई भी निर्णय तत्काल तुरंत ये कि गुस्सा आया हमने निर्णय ले लिया, कतई ऐसा गलती ना करिए। कभी भी इस तरह की स्थिति होती है, यू शुड कंसीडर द पॉइंट अगेन एंड अगेन। भगवान राम के पास इतनी ताकत थी कि वो समुद्र कुछ माने नहीं, बाद में समुद्र उससे माफ़ी मांगता, उनसे यही कहता, प्रभु मर्यादा तुम ही की नहीं, भगवान आप ही तो मर्यादा बनाई है कि मैं जड़ हूँ और मुझे जो है प्रकट होने का अधिकार नहीं था, तो आप तो जो क्रोध कर रहे थे, लेकिन मैं प्रकट कैसे होता। तो ये जो चीज़ है कि उसके बावजूद भी उन्होंने 3 दिन उसके सामने बाकायदा बैठ के विनय किया। क्यों किया विनय? वो चाहते थे एक बार उठाते, लक्ष्मण तो बार-बार कह रहे थे कि महाराज क्यों आप हाथ पाँव जोड़ रहे हैं, इसको 3 दिन उठाओ, फैसला करो। उसके बावजूद उन्होंने 3 दिन उससे रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट माने और कुछ नहीं था, वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आप पहले आप ये देखो भई, अगर हाथ जोड़ने से काम चल जाता है तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये ज़िंदगी का उसूल होता है कि क्रोध करने पर आप ज़रूर 1 बार 2 बार कंसीडर करिए कि मैं जो कर रहा हूँ जाऊँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपको जितना आप क्रोध में डिसीजन लेंगे वो 99% गलत होता है।
1% हो सकता है शायद आप अपने को किसी तरह जस्टिफाई करें, वरना 99% वो हमेशा गलत होगा। और उसी को अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई भी आप कितना भी कड़ा फैसला लीजिए, उस कड़े फैसले को आप ठंडे दिमाग से लीजिए। आप ये सोच लीजिए अब ये करना जरूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, देन यू शुड डू इट, करिए ऑन। उसमें फिर कोई ये नहीं गुंजाइश है, आपका मन आपको कभी ये ना कहे यार हमको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था, हमने गलती में कर दिया। बिल्कुल इस चीज़ का हमेशा ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी में कोई भी निर्णय पर सबसे बड़ी चीज़ है आपको अफ़सोस नहीं होगा। अफ़सोस हमने जो किया है। पूरा विचार करके किया, जो परिणाम होंगे उसका हम सामना करेंगे, जैसे भी होगा, अच्छा होगा, खराब होगा। पहली चीज़ तो इतना अगर आपने सोच लिया तो बहुत सी परिस्थितियाँ हो सकते हैं बदल जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जो आज की स्थिति रह गई है वो 1 घंटे बाद भी रह जाए। उन सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये कि आप इस दौड़ में ये मानिए कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम स्थिर ही हैं। दौड़ में दौड़ के भाव से आप जैसे एक आदमी जैसे 2 आदमी बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो एक आदमी कह रहा है कि नहीं जीतना है, चाहे जैसे भी हो मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। दूसरा कह रहा है कि ठीक है खेल हम भी रहे हैं। तो अगर आप एक से पूछोगे तो कहेगा मैं तो खेल रहा था, मैं तो जीतने के लिए खेला। दूसरा कहता है यार मैं फिटनेस के लिए खेल रहा था, मैं फिटनेस के लिए खेल रहा था, हारूंगा जीतूंगा वो तो दूसरा इशू है। तो पूरी जिंदगी में ये चीज जान लीजिए, आप गेम खेलो लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए बेटर, बेटर और बेटर। हमारा इनर जो सर्किल है, जो हमारे मन का और आत्मा का जो अंश है वो और अच्छा हो, और अच्छा हो, बजाय इसके कि हम गेम को जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। गेम को जीतने की दौड़ में तो आप रॉन्ग राइट का विवेक भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप बेटरमेंट के लिए अपने खेलोगे, आप निश्चित मानिए कि जीत हार का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाय द वे आप बढ़िया खेले अगले से तो आप जीत जाएंगे, लेकिन तब भी रिलैक्स रहेंगे। पूरी गीता में खाली एक लाइन जो बात कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो और कुछ थोड़ी ना कहा गया है, यही कहा गया जो मैंने आपसे कहा अभी कि आप गेम खेलो। गेम खेलने पर कतई गीता रोक नहीं लगाती, वो ये कहती है कि आप गेम खेलो, अच्छे से खेलो। अर्जुन जैसा धनुर्धर जिसके हाथ से बाण छूट जा रहा था, क्यों? क्योंकि सामने उसके पितामह खड़े थे, सामने उसके गुरु खड़े थे, सामने उसके चचेरे भाई खड़े थे और उनसे युद्ध करना था। उसके मन में हर चीज आ रही थी, कैसे होगा, अरे ये तो हमें गोद में खिलाए हैं, ये तो हमको शिक्षा दिए हैं, कैसे हम इनके ऊपर बाण चलाएंगे। लेकिन कृष्ण जैसा व्यक्ति, कृष्ण भगवान ने यही समझाया उसको कि ये सारी व्यवस्था में तुम्हारे, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में हम आए हैं स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। स्वधर्म माने क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना, युद्ध करने के लिए तुम यहाँ आए हो, सामने वाले भी युद्ध करने ही आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। वो भी बाण मारेंगे तुम ही मारेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने धर्म का अच्छे से पालन करिए। धर्म माने यहाँ बड़े सेंस में है, आप अगर टेक्नोक्रेट हैं आप वो जॉब करिए, आप IT से जुड़े हुए हैं आप अपना काम वहाँ करिए। काम को जो ये कहा गया है कि कुशलता से बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए, है ना। कर्म कौशलम की बात जब कही जाती है तो यही है कि मतलब आप अपने कर्म को इतनी कुशलता से करिए कि सामने वाला हतप्रभ रह जाए कि आखिर ये कौन सा तरीका यार इसने अपनाया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये जान लीजिए कि हमको उसमें अपने अंदर के सर्किल को बिगड़ने नहीं देना है। जो अंदर का हमारे जो अपना सेल्फ है उसमें कहीं विकार ना आए, उसमें अगर हम जैसे किसी स्थिरता रहे और हम जो कर रहे हैं उसको बढ़िया से और ईमानदारी से करें। मतलब उसमें डिसऑनेस्टली अगर जैसे मान लो आप ताश पत्ते खेल रहे हो, आप प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखिए जैसे अब आपको जीतना है तो एक तरीका तो ये भी है कि आप दूसरे की झांक करके देखो उसके पास कौन सा पत्ता है यार, हमारे पास जो कार्ड है वो लगा दे। एक तरीका ये भी है कि हम अपने हिसाब से जो अवेलेबल हमारे प्लेट कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में जो हमारे लिए जो हम उस निर्णय के हिसाब से देख सकते हैं उसमें बेटर जो होगा वो हम पत्ता करें, बजाय इसके कि डिसऑनेस्टली हम उसका पत्ता देखने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ सारी जितनी भी आप सर्विसेज देते हो उसमें देने में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, साथ ही ऑनेस्टली अगर वो करते हैं आप, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आज के बाद, आज के 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद आप विजेता होंगे। और उस विजेता का सबसे बड़ी बात ये होगी वो रैट रेस का विजेता नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। वो जीतने के बाद भी उसको ये खुशी होगी आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटीज ऑनेस्टली, बस उसको ये डर नहीं लगेगा कि ये क्या होगा, मैंने तो ये गलत कर दिया, कल को वो ना हो जाए, कुछ नहीं। आप ITR भी भर रहे हो तो उसको ऑनेस्टली भरो, जो टैक्सेस हो रहे हैं आप दे रहे हो कहीं गलत तो नहीं जा रहा ना, वो एक सर्विसेज हैं, एक गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें जाएगा, उसमें क्या गलत है। हम उसके लिए आज ये छुपाने के लिए वो करें, वो छुपाने के लिए वो करें, व्हाट डू यू मीन, ये तो नॉनसेंस है। इसमें आप अपने को धोखा दे रहे हैं, आपको हमेशा ही डर लगा रहेगा कहीं खुल ना जाए, कहीं खुल ना जाए, कहीं ये इंक्वायरी नहीं हो जाए, इससे सबसे कोई फायदा नहीं। आप अपने मन को चोर मत बनाओ, मन को इतना साफ रहने दो कि वही मैंने जो सब एक बार कहा कि रात में सो भी तो सपने में भी कोई चीज आपको थ्रेटनिंग देने वाली ना हो, आपको ये लगे कि नहीं हमने पूरा एकदम रॉयल होकर एंजॉय किया है जिंदगी को,
अब ज़िंदगी हमको अपने जो मौका देती है उसका हम बेस्ट अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करें। मैं ठीक है। समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतना समय दिया। और दोस्तों, सक्सेस का जो लास्ट में जो बातें बताई मामा जी ने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के ये आती है कि सक्सेस का मतलब ये ज़रूरी नहीं है रैट रेस में आप शामिल हों। आपके अंदर की जो स्थिरता है उसको बना के रखें। जीत हो या हार, आपको एक सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने जो भी खेला अपने लाइफ में वो बहुत अच्छे से खेला। इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती है। शायद मैं इसीलिए आज यहाँ बैठा हुआ हूँ कि मामा जी ने जो ये अपना जो प्रिंसिपल अपनाया लाइफ में, वो आज साफ साफ इनकी लाइफ में दिखता है। और बहुत बहुत सारे रास्ते आए, बहुत सारे पड़ाव ऐसे आए जहां पर ये एक स्टेज से कई ऊंचे जा सकते थे, कई दूसरे स्टेज, तीसरे, पांचवें, 10वें स्टेज पे जा सकते थे। लेकिन इन्होंने फॉलो किया अपने प्रिंसिपल्स को और स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को जिया। और आज बड़े ही शांति से अपने थर्ड स्टेज की लाइफ को जी रहे हैं और बहुत खुशी से जी रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जी रहे हैं, फैमिली के साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यंगस्टर हैं तो ट्राई करिए, इस दौड़ भाग की लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ केवल नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन भी तैयार है। और वो जनरेशन इन यूट्यूब और सोशल मीडिया की जनरेशन है जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पा रही है, क्योंकि उसको पैसे पहले ही मिलने शुरू हो जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो अंधी दौड़ में बहुत जल्दी शामिल हो रही है। तो आप क्या देने वाले हैं और किस तरह से अपने फ्यूचर अपने बच्चों का बनाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे द अनलिमिटेड आकाश, आपको ऐसे और भी कंटेंट मिलने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा ये इंटरव्यू तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जितना ज्यादा होगा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।